हम कोई एक डायरेक्शन लेंगे, लेट्स से उस डायरेक्शन को हम 1 1 कह लेंगे, फिर एक और डायरेक्शन लेंगे 2 2, इस तरह से कि डायरेक्शन 2 2 इज नॉट पैरेलल टू 1 1, ठीक। और हम समेशन ऑफ फोर्सेस इन डायरेक्शन 1 1 करेंगे, ठीक है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन डायरेक्शन 1 1, फिर समेशन ऑफ फोर्सेस इन डायरेक्शन 2 2, और फिर हम किसी भी मोमेंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट, लेट्स से पॉइंट ए के अबाउट समेशन ऑफ मोमेंट कंसिडर कर लेंगे, ठीक। अब ये किसी केस में समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई भी हो सकते हैं, और किसी और केस में इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं। वी विल सी कि हमें डिफरेंट भी लेने पड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जांपल 3.1 से। सो बीम विद 2 ओवरहैंग्स, ठीक है, ये भी एक ओवरहैंग है और ये भी इस तरफ भी एक ओवरहैंग है, सो इसलिए इसको बीम विद 2 ओवरहैंग्स कहा गया है। अब इसमें आपने डिटरमिनेंट क्या करना है, रिएक्शंस फाइंड करने हैं। तो आप लेट्स से इस बी पॉइंट के अबाउट समेशन ऑफ मोमेंट कर लें, इस बी के अबाउट, इसके अबाउट समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी अगर कर लें 0, और लेट्स से आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मोमेंट लें, तो देन अच्छा, इससे पहले आई एम सॉरी, यू हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एंड देन यू विल स्टार्ट अप्लाइंग these इक्वेशंस, ठीक है। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसी के ऊपर ही ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स से ये है आपका आर बी, ये है आपका आर ए, ठीक हो गया। नाउ समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0 एंड आई एम टेकिंग दिस डायरेक्शन पॉजिटिव फॉर मोमेंट्स। अब मैं स्टार्ट करूँगा, लेट्स से आर ए, इसका मोमेंट और लीवर आर्म कितना हो जाएगा 20 इंटू 20, और साइन इसका प्लस, इसलिए इसका जो मोमेंट सेंस है वो वही है जो हमने पॉजिटिव लिया है, ठीक है। सो दिस इज कंसिडर्ड। नेक्स्ट, ये 10 के फुट एक्सटर्नल अप्लाइड मोमेंट है, ये लग रहा है, सो प्लस 10 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब ये मोमेंट, ये खुद एक मोमेंट है, इसको लीवर आर्म से किस चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये खुद एक मोमेंट है, ठीक है। ये फोर्स नहीं है, ये मोमेंट है, एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट टू द बीम। जैसे ये एक्सटर्नल लोडिंग लग रही है, इस तरह से ये एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक ये वाली फोर्स रह गई है, एक ये वाली लोडिंग रह गई है, और एक ये वाली लोडिंग रह गई है। इस लोडिंग के लिए आपको पता तो होगा वैसे, लेकिन जनरली प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग लग रही है, मसलन अगर ये बीम हो, लेट्स से मैं इसको अगर इस तरह से ड्रॉ करूँ, कोई भी बीम है और उस बीम के ऊपर या किसी भी और मेंबर के ऊपर जो लोड लग रहा है, लेट्स से वो कुछ इस तरह से लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, हमें एरिया अंडर दिस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फाइंड करना होगा, और जितना इसका एरिया होगा वो इसका इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड होगा, और प्लस इस एरिया का सेंट्रॉयड लोकेट करना होगा, वो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। मसलन इसका सेंट्रॉयड मिसाल के तौर पे यहाँ पे बन जाता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इसका ये इतना ये ऊपर लोड लग रहा है ना, ये इसका इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स है, ये जो, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इक्विवेलेंट स्टैटिक load is equal to area under the distributed load। ठीक है, और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये पॉइंट जो है इसका सेंट्रॉयड पे से इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। तो यही प्रिंसिपल। अब ट्रायंगल के केस में क्या होता है कि कोई भी जो ट्रायंगल है, अगर मैं ट्रायंगल आपके सामने ड्रॉ कर दूं,
ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? अगर इस डायमेंशन को मैं b कह दूं, इसको h कह दूं, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। राइट एंगल ट्राइंगल है ये 90 डिग्री। और इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे एक्ट करेगा, ये बार बार अब हम यूज़ करेंगे, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। इसका सेंट्रॉइड होगा एट डिस्टेंस एट सम पॉइंट ओवर हेयर, और ये पॉइंट कहाँ पर होगा? दिस पॉइंट इज एट 1/3 ऑफ बी फ्रॉम द, ये वाली साइड जिस जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है ना, ये वाली साइड, उस साइड से अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, सॉरी, ये जो ये सेंट्रॉइड की लोकेशन यहाँ पे यहाँ करके थी, ठीक है। लेट मी शो दिस इन अ बेटर वे। ये बी है, सॉरी, ये एच है टोटल, ठीक। अब ये सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? इस तरफ भी आपने b/3 जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कहाँ पर है? जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, जहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, b/3। और इसी तरह से आपने दूसरी तरफ भी इसी पॉइंट से जाना है 1/3 ऑफ h। ये क्लियर हो गया आपको? क्लियर है? यस सर। ओके, सो इस प्रिंसिपल को अब आपने यूज़ करना है यहाँ पर। इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? लेट्स से मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ इसको, ठीक है, समवेयर ओवर हियर। अब इस केस में हम इंटरेस्टेड हैं कि वो हॉरिजॉन्टली कहाँ पे लाई करता है, ठीक है, यानी हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे ये है कि इसका ये डिस्टेंस कितना बनेगा, ठीक है। ये एक मतलब मैं इसको एक आपको ड्रॉ करके दिया है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा कि ये जो जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, वहाँ से आपने 1/3 जाना है, इस तरफ भी इस तरफ भी। ज़ाहिर है अगर इस तरफ 1/3 जाना होगा तो दूसरी जो साइड्स हैं वो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि ये जो साइड है, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है इसका, ये 2/3 होगा, 2/3 ऑफ बी। लेकिन आप याद इसी को रख लें, एक को याद रख लें, दूसरा तो आपको फिर पता होगा कि दूसरा दूसरा जो है वो 2/3 होगा। इसी तरह से आप इसको भी कह सकते हैं कि ये जो है ये 2/3 ऑफ एच। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये 2/3 ऑफ दिस टोटल है, तो ये टोटल 8 फुट है, तो ये सॉरी 1/3 ऑफ 8 फुट, सो 8/3 ये होगा, ठीक है, 8/3। इसका मतलब है ये डिस्टेंस कितना होगा? 2/3 ऑफ 8। क्लियर? इसी तरह से इसका सेंट्रॉइड लोकेट करना होगा, सॉरी, ठीक है, और ये इधर से अगेन ये 8/3, 1/3 ऑफ 8, और ये 2/3 ऑफ 8, ठीक हो गया। और इसका एरिया कितना होगा? हाफ बेस, अच्छा बेस इसका 8 फुट, और एल्टीट्यूड h 1.2 के पर फुट, ठीक है। यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी जो है वो 1.2 के पर फुट है, ठीक है। ये इसका एरिया है।
क्लियर? तो ये जो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन चल रही थी ये वाली, इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन में हमने एक तो ये 10 के पर फुट मोमेंट को लिख लिया था और एक आर ए का मोमेंट लिख लिया था। रिमेनिंग अब हमने इन ट्रायंगुलर लोड्स का मोमेंट अभी लिखना है और हमारा मोमेंट हम ले रहे हैं अबाउट बी। सो इसका मोमेंट ये वाला जो ट्रायंगुलर लोड है, अगर मैं इसके ऊपर ये वाला मैग्नीट्यूड इसका इतना है इक्विवेलेंट 8 इंटू 1.2, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा 4.8 के। इसी तरह ये भी उतना ही बन जाएगा 4.8 के, ठीक है, ये इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, तो इसका मतलब है ये 4.8 किप मल्टीप्लाइड बाय इट्स लीवर आर्म। अच्छा पहले से इसका साइन इसका पहले से ही डिसाइड कर दें। ये मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है इस सेंस में और हमारा पॉजिटिव ये है, तो हमारे पॉजिटिव के अपोजिट जा रहा है ये, लिहाजा माइनस के साइन के साथ आएगा। फोर्स है 4.8 किप और इसका लीवर आर्म कितना है, हमारा मोमेंट सेंटर कहाँ पर है, बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं। हमें डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसकी सीध में ये यहाँ तक ये डिस्टेंस हमें चाहिए। तो अब ये डिस्टेंस ये वाला तो 20 फुट है, ये कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ 8, ठीक है। So it is sum of 2/3 of 8 plus 20 फुट, ठीक हो गया। और नेक्स्ट एक ये वाला रह गया, इसका जो वो बनेगा मोमेंट सेंटर, इसका जो मोमेंट की डायरेक्शन है वो भी इस तरह की डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। सो ये पॉजिटिव होगी, ठीक है, ये डायरेक्शन, क्योंकि हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग जाती है डायरेक्शन ये वाली। सॉरी हैंग हो गया वन नोट। इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो अब हम इस वाले मोमेंट की बात कर रहे हैं, ये इस फोर्स की वजह से। सो दिस इज प्लस 4.8 किप इनटू, इसका डिस्टेंस कितना बनेगा, हमें ये डिस्टेंस चाहिए 2/3 ऑफ 8, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। सो ये अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, फोर 4.3 किप, और पॉजिटिव आंसर आया है। इसका मतलब है कि हमने जो इसकी डायरेक्शन एज्यूम की थी आर ए की अपवर्ड, वो ठीक थी। सो इट इज़ अपवर्ड, ठीक हो गया। So RA has been determined. Next we have to determine RB. अब RB के लिए we can simply take summation of moment, summation of forces, vertical forces in the y direction, ठीक है।
So in that case it will be, यहाँ पे लिख लेता हूँ summation of Fy to 0 and I am taking upward force is positive. So पहले मैं ये वाला ट्रायंगुलर लोड जो आ रहा है इसको लिख रहा हूँ, जो कि -4.8 के बनता है, ठीक, बल्कि इनकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लस आर ए इज़ 4.3 के, ठीक है। ये अब नहीं आएगा क्योंकि ये मोमेंट है, ये फोर्स नहीं है। नेक्स्ट आर बी हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट -4.8 के इक्वल टू 0. So RB is equal to, from this expression we can find RB equal to 5.3 kib, और ये भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये भी अपवर्ड। सो दिस इज ऑल्सो, अब ये आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। तो अब इसको आप दोबारा से ड्रॉ करेंगे और इसको इस तरह से शो करेंगे जैसे बुक में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन आपके पास कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू अनदर प्रॉब्लम। 3.2 और 3.2 क्या कहते हैं? ओके, सो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि इसके जो रोलर सपोर्ट है वो इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट है, ठीक है। सो अब इसमें क्या करेंगे? अगेन वी हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये इनिशियली हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर दी है। इस हिंज सपोर्ट की वजह से दो पॉसिबल रिएक्शंस, और फिर हमने यहाँ पे ये जो रोलर सपोर्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ, ये जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर इसने रिएक्शन डेवलप करना होता है, ठीक है। ये आर बी जैसे आपको नज़र आ रहा है, मे बी अप दिस वे, मे बी दिस वे, वी आर एज्यूमिंग इट टू बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो सरफेस है, दिस इज मेकिंग एंगल ऑफ अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। सो इसका मतलब ये है, अगर आप यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दूँ कि लेट्स से ये कुछ इस तरह से है, चेंज द कलर, ठीक, ये आपकी सरफेस है और मेकिंग एंगल ऑफ अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। अब जब हम बात कर रहे हैं कि इसका जो रिएक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, लेट्स दिस आल्सो इस तरह से, ठीक है, जिसको हमने आर बी कह दिया। अब अगर हम एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें टू आवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो वो ये बनेगा। तो ये एंगल कितना होगा? अल्फा। जो इन दो लाइंस के बीच में एंगल है, वही एंगल इन
दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर्स हैं उनके बीच में होगा. सो द एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर्स इज द सेम एज द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल एंगल्स, ओरिजिनल लाइंस. ठीक है, इसका मतलब ये कि ये रिएक्शन वर्टिकल के साथ, ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन विल मेक एंगल ऑफ अल्फा विद वर्टिकल. ये एंगल अल्फा होगा. ठीक है, ये वाला एंगल. ओके, सो फर्दर हम नेक्स्ट स्टेप में जस्ट इस रिएक्शन को रिजॉल्व कर रहे हैं इनटू टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. अब आप देखिएगा कि अगर ये वाला एंगल आर बी जो एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है विद वर्टिकल, तो इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे, इफ़ यू ड्रॉप परपेंडिकुलर्स ऑन टू दिस एक्सिस एंड सिमिलरली अगर आप ये इस तरह से कर लेंगे, तो अब ये वाला जो कंपोनेंट होगा जिसके साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, वो कंपोनेंट होगा आर बी कॉज अल्फा, और जो दूसरा कंपोनेंट है that will be RB sin alpha. Agree? So इसका मतलब है vertical component will be RB cos alpha and the horizontal component will be RB sin alpha. Now with these components determined, what we are going to do next is we are going to consider summation of moment about A. So we are going to consider summation of moment about A, and we are going to take this direction as positive. अब हम इस फ्री बॉडी डायग्राम को देख रहे हैं जहां हमने रिजॉल्व करके अपने फोर्सेस को लिखा हुआ है. अच्छा, इसके साथ मसला ये था कि फिर हमें लीवर आर्म फाइंड करने में मुश्किल होती, तो हमने इसको रिजॉल्व कर दिया. वी विल फाइंड द कंपोनेंट्स एंड देन वी विल बी एबल टू नो द डायरेक्शन. ओके, सो समेशन एम ए इक्वल टू 0 हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये दो, तो इसका लीवर आर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये पास करेंगे थ्रू ए, और उसके बाद ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का एरिया बिटवीन एरिया कितना होगा WL और अप्लाइड एट L/2. ठीक हो गया. सो दिस बिकम्स WL बाई, सॉरी, अच्छा पहले मोमेंट सेंस को देख लेते हैं. इट विल प्रोड्यूस मोमेंट इन दिस डायरेक्शन विच इज सेम एज आवर पॉजिटिव डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. सो प्लस WL, ये फोर्स हो गई, और इसका लीवर आर्म L/2. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस L/2. ओके, नेक्स्ट RBY एंड RBY का जो लीवर, RBY का जो सेंस है मोमेंट का, वो ये वाला सेंस बनेगा, एंड दिस इज अपोजिट टू अवर पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, सो इट विल बी विद अ नेगेटिव साइन. सो RBY into L. What about this force? This is also passing through A, so it will not appear in the equation equal to 0. So if you solve for RBY over here, you get WL/2, and this is with a positive sign. It means it's really acting upward. So this is one answer, but we have just found one component of that RB by now. Now you can see that RBY is related to RB by this expression, so you can rewrite this as RB equal to RBY divided by cos alpha. So you can say that RB is equal to RBY divided by cos alpha. Okay, so RB is also now determined. Once you know RB, it means RB X would be equal to RB sin alpha. This is just this coming from this equation. ठीक है जी. So you know RB, you know RBX and RB. Of course, when you know RB, you also know RBX and RBY if you know its angle alpha. So this is also now known. Now once you know RBX and RBY, you can start summation of forces at A. So, summation of vertical forces and summation of horizontal forces, not the summation of A at A. Summation of
forces at in the x direction taking this word positive, you will get RAX, positive sign because it acts in the positive sense, and minus RBX equal to 0. So you get RAX equal to RBX, and this is the same answer, RB sine alpha. So now RAX is also determined. Again, this is with a positive sign, so it means it will be upward, sorry, rightward. Next, you can consider summation Fy equal to 0 taking upward positive. So this time you're going to write RAY minus WL for the uniformly distributed load minus RBY equal to 0. So you can say RAY is equal to WL, this will be with a positive sign, is equal to WL minus RBY, and RBY is equal to, you can see over here, equal to WL by 2. So this is WL by 2, so it means this will become WL by 2. WL minus WL by 2 will become WL by 2. So the RAY is on, and now again with a positive sign, it means it's actually acting upward. So this is also now determined. Now you will summarize these results. Let's take some values for these. Let's suppose W equal to 30 kilonewton per meter, alpha equal to 30 degree, and L equal to 10 meters. With these values, you will see that you can easily calculate these reactions. So I'm just going to paste the final answers from here. These should be the final answers. Okay. Any question about this? Okay, no question. No, sir. Moving to the next example, example 3.3. तो ये बीम डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है? I think सर ये indeterminate. Sorry? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन indeterminate I think so, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्शन फोर्सेस जो है वो 3 है और ऊपर वेट एक्ट कर रहा है और ये हिंज है, सो इसमें अननोन से ज़्यादा है, तो आई थिंक indeterminate होगा. All right. So what was the way to determine determinacy in beams? This was the expression. Degree of indeterminacy is equal to R minus 3 minus N, where N is the number of internal hinges. तो सर यहाँ पे -1 आएगा ना इंटरनल हिंजेस, तो एक है और रिएक्शन फोर्सेस वो होंगी. How many R's do we have सर over मैं here? यहाँ पे जो दो फोर्सेस यहाँ पे R, दो रिएक्शंस यहाँ, जी सर, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. So R is equal to 4. यहाँ पे And 4. we have one N is internal equal to hinge 1. over here. जी सर. N is 1. So R minus 3 minus 1. माइनस 4 minus 3 minus 1. 0. 0, ये डिटर्मिनेट So this is a determinate beam. If this hinge were absent, if there were no hinge over here, it would have been indeterminate beam to the first degree. But in the presence of this hinge makes it determinate basically. All right. सर ये फर्स्ट डिग्री इनडिटर्मिनेट एंड सेकंड डिग्री इनडिटर्मिनेट का क्या इफेक्ट होता है?
यानी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी है ना, यानी कितने रिडंडेंट रिएक्शंस हैं उसमें, ठीक ओके है, सर। यानी कितने एडिशनल रिएक्शंस प्रेजेंट है। वैसे तो मिनिमम 3 चाहिए थे, 3 से ज़्यादा हैं कि 3 इन एक्सेस ऑफ 3 कितने हैं वो बताएगा आपको, ठीक है। बहरहाल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी का मतलब है कि वैसे तो इनडिटर्मिनेट बीम्स आपने नेक्स्ट कोर्स में पढ़ने हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर, या 3 मोमेंट इक्वेशन शायद आप पढ़ना शुरू हो गए। क्या सर? चलें ठीक है, वो आप पढ़ना शुरू हो जाएंगे, हो सकता है शोएब साहब शुरू कर दें उसको, इनडिटर्मिनेट बीम्स को। 3 मोमेंट इक्वेशन आप एक टॉपिक है वो पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा फर्दर। बहरहाल अभी तक हम सिर्फ डिटर्मिनेट बीम्स को डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। तो ये रिएक्शंस यहाँ पे डेवलप होंगे, एग्री, और हमने इन चारों रिएक्शंस को फाइंड करना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसका मैं डिस्कस भी कर चुका था कि हमारी क्या मेथडोलॉजी होगी। एनीबॉडी हु कैन गाइड के क्या प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर रिएक्शन ठीक है, फोर्सेस फाइंड करेंगे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, लेट से यही वाली डायग्राम, इसी को मैं फ्री बॉडी मान लेता हूँ। लेट से सपोर्ट्स की जगह पे लेट से रिएक्शंस आ गए। अब क्या करेंगे? तो सर इसकी रिएक्शन फोर्सेस फाइंड करेंगे हम। हाँ, लेकिन उसमें तो देन ये इसके मसला आएगा सेक्शन। ना, हम समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 ये तो निकल आएगा कि चलो कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा तो ये तो हो जाएगा 0। जी सर। लेकिन ये काम कैसे होगा? हाउ 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 आर वी गोइंग टू फाइंड? हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं और ये 3 अननोन्स हैं। सर फिर वो हम वो जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं वो यूज कर लें। ये 2 इक्विलिब्रियम ये इक्वेशंस है ना हमारे पास, तो ये तो 3 अननोन है। जी हाउ सर। हाउ आर वी गोइंग टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम? सर हम हिंज के लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले बीम को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। यस, सो दिस, ओके, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हम वैसे हमें किसी यहाँ पे हमें एक एडवांटेज ये है कि हमें बीम के अंदर किसी एक लोकेशन के ऊपर इंटरनल फोर्सेस में से एक फोर्स नॉन है। यानी अगर हम बीम को कट करें एट बी और कट करने के बाद जो फोर्सेस एक्सपोज होंगे उन्हीं को हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। तो अगर हम किसी और जगह कट कर दें, मसलन अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ काटूं, तो फिर अगर मैं इस सेगमेंट को यानी इस वाले सेगमेंट को ड्रॉ करूं, तो इसके ऊपर यहाँ पे मुझे 3 तरह की फोर्सेस शो करनी पड़ेंगी। ये क्यों? क्योंकि ये सेगमेंट और ये दूसरा सेगमेंट, ये दोनों रिजिडली कनेक्टेड हैं एट दिस सेक्शन। तो ये तीनों तरह के रिएक्शंस प्रोवाइड कर सकता है और प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये तो लोडिंग ना 0 होने की वजह से 0 हो जाएगा, लेकिन कम से कम ये 2 तो नॉन ज़ीरो ही होंगे, ठीक है, शेयर और मोमेंट जिनको आप कहते हैं। लेकिन यही सेक्शन अगर मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन यानी लोकेशन एट डी यहाँ पे अगर काटूंगा, अगर मैं सेक्शन यहाँ पर काट लूँगा, तो इस पॉइंट पे जो 2 तरफ बीम्स कनेक्टेड हैं, ये ब्लू वाली साइड, ठीक है, और फिर ये रेड वाली साइड, आई एम सॉरी, ये दोनों साइड्स इस जगह पे रिजिडली कनेक्टेड नहीं है, दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ हिंज। रिजिड कनेक्शन का ये मतलब होता है कि वहाँ से इट कैन ट्रांसफर एक्सियल फोर्सेस, shear forces एंड बेंडिंग मोमेंट्स।
और हिंज की ये प्रॉपर्टी है कि ये मोमेंट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ये मोमेंट रिलीज़ करेगा। ये मोमेंट रिलीज़ करने के मतलब ये रोटेशन अलाउ करेगा, यानी एट पॉइंट डी दिस डी सी सेगमेंट इज़ फ्री टू रोटेट विद रिस्पेक्ट टू दिस ए बी सी सेगमेंट। ठीक है, यानी इस फ्री होने की वजह से, रोटेशन इंटरनल हिंज की प्रेजेंस की वजह से हमें ये बात पता है कि डी पॉइंट पे कोई मोमेंट, इंटरनल मोमेंट नहीं प्रोड्यूस होगा। यानी अगर मैं लेट से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दूं इस लेफ्ट सेगमेंट की, ये ब्लू वाले सेगमेंट की, तो इस फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर आई विल हैव, ये तो चलो आपके पास ऊपर से लोड लग रहा है यूडीएल, ठीक है, डब्ल्यू इंटेंसिटी का, और एक ये रिएक्शन है एट सी, लेट से आर सी। यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें शो करनी, अगर ये हिंज ना होता तो मैं ये शो करता, हिंज है लिहाजा मैं सिर्फ ये और ये शो करूंगा, दो इंटरनल फोर्सेस। मोमेंट क्यों नहीं शो करूंगा क्योंकि हिंज है और हिंज रोटेशन को अलाउ करता है, यानी वहाँ पे कोई मोमेंट रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। अगर आप अगर आप मसलन ये रोलर सपोर्ट थोड़ी देर के लिए हटा दें और आप यानी वैसे तो ये रोलर सपोर्ट हटाने की वजह से अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो ये जो अगर आप रोलर सपोर्ट को हटा देंगे ना, तो ये जो ब्लू वाला सेगमेंट है, ये सेगमेंट पूरा का पूरा इस तरह से रोटेट हो जाएगा, ये सेगमेंट ऐसे आ जाएगा नीचे को, ऐसे रोटेट हो जाएगा फ्रीली अबाउट द अदर एक्सक्यूज मी सेगमेंट। सर। जी सर इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि हिंज सपोर्ट से लेफ्ट वाले पार्ट, जो लेफ्ट वाला बीम है, उसको हमने एक सेपरेट करके सोल्व कर लिया और राइट वाले को अलग सोल्व कर लिया। हाँ, इस तरह, मतलब हिंज का हाँ हाँ इस तरह कहा जा सकता है। आप सही कह रहे हैं कि इस तरह भी इसको व्यू किया जा सकता है। यू कैन थिंक ऑफ इट एज काइंड ऑफ टू बीम्स, बट बेसिकली इट्स अ सिंगल बीम विद अ हिंज कनेक्शन, जी सर ठीक। इंटरनल मतलब वो हिंज। आसान अल्फाज में अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने राइट वाले बीम को चाहे तो अलग सोल्व कर लें और राइट हाँ, लेफ्ट लेकिन वाले जब बीम हम को चाहे बिल्कुल तो अलग सोल्व कर। कहते हैं कि बिल्कुल अलग सॉल्व कर दे, तो उससे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आपके माइंड में आ सकती है, जो कि अभी मैं डिस्कस कर लूँगा। लेकिन आई मीन ठीक है, सॉल्व करने की हद तक आप ये कह सकते हैं कि वी आर काइंड ऑफ मेकिंग इट इन टू सब बीम्स, बट दिस, ठीक है, आप कहने सॉल्व करने की नीयत के लिए कह सकते हैं। मसलन दिस इज मोर लाइक अ सिंपली सपोर्ट, दिस सेक्शन इज मोर लाइक अ सिंपली सपोर्टेड सेक्शन। जैसे यहाँ पे अगर हिंज होता, एक्सटर्नल हिंज सपोर्ट होती, तो फिर भी आप इस तरह के रिएक्शन दो यहाँ पे शो करते। लेकिन आई जस्ट वांट टू reiterate that these two reactions are not provided by any external support. These are the internal forces. It's very important to understand that these are internal forces. ठीक है, अब इनको कोई ना कोई नाम दे देते हैं, बिकॉज हमने इक्वेशन में इनको यूज करना होगा, तो कोई ना कोई नाम चाहिए होगा। इसको मैं अभी जस्ट वी फॉर वर्टिकल एंड एच फॉर हॉरिजॉन्टल, यानी ये हैं इंटरनल फोर्सेस, लेकिन बस मैं इनको शेयर या एक्सियल इस वक्त नाम नहीं दे रहा, क्योंकि अभी हमने उनकी डिस्कशन नहीं किया। वी जस्ट गोइंग टू कॉल देम वी डी एंड एच डी। ठीक हो गया? And now it should be possible. Now looking at this free body diagram, you can easily calculate RC, VD and HD. Agree? So you know that summation of horizontal forces for this will give you HD equal to 0, because there are no other horizontal loads. ठीक है, सो ये आपने डिटरमिन कर लिया, HD equal to 0। और अच्छा, ये रिएक्शन है, इसलिए मैं इसके साथ ये वाला, इसको इसके साथ ऐसे क्रॉस लगाऊंगा, ये जस्ट टू शो यू, इसके साथ इस तरह का क्रॉस लगाया जाएगा, इसलिए कि एक्सटर्नल फोर्स है, रिएक्शन है, और इनके साथ एक्सटर्नल फोर्स नहीं बल्कि रिएक्शन होने की वजह से हमने इसके साथ ये क्रॉस लगाना, और इनके साथ कोई क्रॉस नहीं लगाया जाएगा, ये इंटरनल फोर्सेज हैं। ठीक है, ओके। सो now next you can apply summation of moment about, let's say, point D,
ठीक है, and this should give you this the equation for RC equal to WL by 4 upward, ठीक है। ये इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? मैंने इक्वेशन लिखे बगैर डायरेक्ट आंसर लिख दिया। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। दिस डिस्टेंस इज L by 2, ठीक है। सो RC is WL by 4. Now what about VD? Also WL by 4. आप समेशन FY equal to 0 करके कर सकते हैं इसको वेरीफाई, ठीक हो गया। एंड दिस ऑल्सो अपवर्ड ऑन दिस। अच्छा, आप ऐसे लिख सकते हैं, अपवर्ड ऑन सेगमेंट, इस सेगमेंट का नाम है CD या DC कह लें, ठीक हो गया ना। वंस यू नो HD एंड VD, अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं इस रेड सेगमेंट की, ABD की। सॉरी, ये मैंने ऊपर शो कर दी, बीम तो नीचे है, आई एम सॉरी। we'll see, so here is the left segment ABD, segment ABD, ठीक है। अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ होगी? यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस होंगे, RVA एंड RHA। व्हाट नेक्स्ट? यहाँ आके एक डायरेक्शन होगा RB और एक उसके ऊपर UDL लगेगा, W। और उसके अलावा अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगी, ये अब हमें ये फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सेगमेंट हमने फाइंड कर ली हैं, तो यहाँ पे भी उन्हीं मैग्नीट्यूड की फोर्सेस होंगी, बट कंप्लीट करें, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शंस, ठीक है। ये सॉरी, इसके बाद ये नहीं आएगा। HD और VD को हमने फाइंड कर लिया था एक्टिंग अपवर्ड ऑन सेगमेंट CD, सो इट वुड बी एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन दिस सेगमेंट, ठीक है, WL by 4। मेक सेंस? अब बेशक आप VD ना भी इसके साथ लिखें तो आपको पता है कि ये WL by 4 है। अब आप इक्विलिब्रियम, अब आपको ये फोर्सेस नोन है, ये आपको पता है, ये 0 था तो ये 0 को बेशक ना ही शो करें आप, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये 3 अननोन्स को डील करना है, इनको। सो नाउ यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस, ठीक है। मैं जस्ट सोल्यूशन लिख रहा हूँ, आप बाकी खुद कर लीजिएगा इसको। आप समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A कंसिडर कर लेंगे तो आपको RB मिल जाएगा 1.5 WL। इसी तरह से RVA आपको मिल जाएगा WL by 4 और RHA आपको पता चल जाएगा इक्वल टू 0। सो दिस इज हाउ, इसमें तो कोई मसला नहीं ना आपको, इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करनी है सिर्फ। नो सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलराइट, सो फाइनल जो इसकी, अब आपने फाइनल भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है, यानी जस्ट आपने कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके
उनके ऊपर आपने इस तरह से रिएक्शंस शो करने हैं। ठीक हो गया? इस तरह से द रिएक्शंस आर लिस्टेड बिलो। फाइनल आपने रिएक्शन इस तरह से बताने हैं। ये मैं आपको कह रहा था कि बीम तो एक ही है ना। हाँ जी, बीम को आप सोल्यूशन के हद तक आप कह सकते हैं कि दिस बिकम्स लाइक अ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड दिस बिकम्स मे बी जस्ट लाइक, आप इसको जो भी नाम देना चाहें, मे बी लाइक ओवर हैंगिंग बीम। लेकिन असल में ये बीम ही उसी बीम के दो सेगमेंट्स हैं, यानी ये वाले रिएक्शंस कोई और रिएक्शंस नहीं है। ये वही, ये यहाँ पे जो रिएक्शंस है वही रिएक्शंस होंगे जो ये वाले रिएक्शंस होंगे, बट जस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। और यहाँ आपने कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम शो कर दी है। ठीक हो गया? अच्छा, अगर ये जो हिंज इस वक्त डी पे आपको नजर आ रहा है, अगर ये हिंज बी पे होता, ठीक है, जो हिंज आपको इस वक्त यहां नजर आ रहा है, यहां पे अगर ये हिंज यहां पे होता बी के ऊपर, तो ये ऐसा हो जाता जैसे कि ये दो सिंपली सपोर्टेड बीम्स को एक कॉमन सपोर्ट दी गई हो दरमियान में। आप समझ रहे इस बात को? यानी अगर ये हिंज यहाँ के बजाय यहाँ पे होता, तो ये ऐसे ही होता जैसे दो सिंपली सपोर्टेड बीम को दरमियान में एक कॉमन सपोर्ट दी जाए। यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस तरह से इसकी, कि ये जो दरमियान, चले पहले मैं इनको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये सर रिएक्शन बी को भी हटा देंगे या वो वहीं पे रहेगा हिंज के नीचे? मैं अभी ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है आपके पास और ये आपके पास राइट साइड। अगर ये बी पे हिंज हो, ठीक है, उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। मोर लाइक दिस। यहाँ पे भी एक रिएक्शन आएगा, एक आपको पता है यहाँ पे रिएक्शन आएगा। ये तो मतलब यहाँ में हमारे रोलर सपोर्ट्स हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे जो हमारी सपोर्ट्स हैं, यहाँ पे जो दोनों एंड्स हैं उनको एक कॉमन सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, मैं इसको ऐसे मैं फ़िलहाल ऐसे शो कर रहा हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये आप उसको कैसे आइडियलाइज कर सकते हैं। लेट्स से ये इस तरफ मेरे पास एक हिंज सपोर्ट है, तो इधर इसके लिए आप रोलर ड्रॉ कर दें। ठीक है, और या आप ऐसे ही बस शो कर दें इसको, और इधर आप लेट्स से हिंज ड्रॉ कर दें और ये रोलर ऐसे ड्रॉ कर। ठीक है, अगर ये डी पे हिंज होने के बजाय बी पे हिंज हो, यानी ये इसका मतलब कुछ इसी तरह का ही बनता है। ये चीज़ ब्रिजेस के अंदर होगी। जब हम जब ब्रिज हम डिज़ाइन करते हैं ना, अक्सर ब्रिजेस इस तरह के होते हैं। जो एक पिलर होता है उसके दोनों तरफ, अगर मैं आपको वो लेक्चर दिखा सकूं, जो गर्डर्स आते हैं वो वहाँ पे जस्ट प्लेस्ड होते हैं, जिस लेक्चर के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। लेट मी शो यू द लेक्चर्स, लेक्चर नंबर आई थिंक 1। जहाँ पे हमने if I can find it over here, does anybody remember that part of the lecture? Yeah, here we go. ये हो गया। ये जो पिलर है ना दरमियान में, ये वाला,
ये कॉमन सपोर्ट है। इस वाले बीम, ये जो आपको ऊपर ये बीम नज़र आ रहा है, इस साइड इस तरफ ये जो जा रहा है ये वाला बीम, और दूसरा जो बीम है उसके लिए भी यही सपोर्ट है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों बीम्स को यहाँ पे एक कॉमन सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पे यही पिलर इसको भी एक रिएक्शन दे रहा है और दूसरे को भी एक रिएक्शन दे रहा है। और हम अगर हम टोटल रिएक्शन फाइंड करना चाहें कि टोटल ये कितना दे रहा है, तो जो इधर रिएक्शन मिल रहा था, इसको रिएक्शन दे रहा था और इसको भी रिएक्शन दे रहा था, तो दोनों का जो सम है वो यहाँ पे आएगा। टोटल आप कह सकते हैं रिएक्शन ट्रांसफ़र होगा इसके ऊपर। यानी टोटल यहाँ पे जो मराद है कि टोटल अगर आप रिएक्शन शो करना चाहें तो वो आप इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, क्लियर। और बीच में ये जो गैप नज़र आ रहा है ये है इसका, ये दिस यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ हिंज। ये हिंज है ना, यानी हिंज क्या होती है कि जो आपको वर्टिकली तो मूवमेंट अलाउ ना करे, लेकिन आप अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर इस ब्रिज का जो आगे जाके एक पिलर होगा उस पिलर को आप हटा दें, मिसाल जस्ट ज़ाहिर है उससे तो बीम अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन अगर आप हटा देंगे तो ये जो बीम है ये बीम इस सपोर्ट के अबाउट ऐसे रोटेट हो जाएगी, यूं गिरेगी ये नीचे को, ऐसे ही होगा ना। ऐसे ही होगा ना। यस सर। जी 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 सर। तो सर ये हम आगे जाके जब हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हमारा एक टॉपिक आगे आ रहा है जो कि ब्रिज डिज़ाइन के लिए यूज़ होना है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। आपको इसकी फिजिकल मीनिंग भी पता होनी चाहिए कि मतलब यहाँ ये ऐसे ही है जैसे यहाँ पे हमने हिंज डाला हुआ है। ठीक है, इट बिहेव्स लाइक एन हिंज, तो इसको इसी को हम इंटरनल हिंज बोलते हैं। ये लेकिन ये वाला हिंज एट द सपोर्ट है। दरमियान में जो हिंज होता है वो भी ब्रिजेस में आपको नज़र आएगा, उसकी मिसाल जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको दिखाऊंगा। उसको कैंटिलीवर टाइप कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। I'll show you one point. ठीक हो गया। तो अब इस केस में अगर यही इसी तरह का यूडीएल लग रहा होता जैसे आपको ऊपर नजर आ रहा है, तो फिर ये let me show you. ये ऊपर से यूडीएल लग रहा है डब्ल्यू इंटेंसिटी का, और लेट्स से अब ज़ाहिर है ये हाफ ऑफ हो जाएंगे ना, यानी ये भी L/2, या लेट्स से आप इनको जो भी ना, या लेट ठीक है मैं इसको अलग अलग स्पैन्स कह देता हूँ, ये भी L/2, या लेट से हमें दोनों को L कह देते हैं, दिस इज़ ऑल्सो L, दिस ऑल्सो L, इक्वल है दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे कितना रिएक्शन डेवलप होगा अब आप खुद अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। मतलब आप इसको ऐसे देख रहे हैं जैसे अगर आपको ये वाली बीम सिर्फ गिवन हो विद अ हिंज सपोर्ट ओवर हेयर एंड रोलर सपोर्ट ओवर हेयर, तो आप रिएक्शंस कैसे निकालते? WL/2 हाफ ऑफ हो जाता है ना, WL का हाफ इधर और WL का हाफ इधर आना था। इसी तरह से अगर आप इसको देख रहे होते इस एंड दूसरे राइट बीम को, तो वो WL/2 और ये भी WL/2 डेवलप कर रहा होता। तो टोटल अगर हम रिएक्शन शो करेंगे, ये वाले रिएक्शन अलग अलग हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इस टोटल रिएक्शन को टोटल रिएक्शन को शो करेंगे। ठीक है, लेट मी रीड्रॉ देम। दिस वाज WL/2, दिस वाज आल्सो WL/2, और यहाँ पे WL/2 और WL/2 एड अप होके WL बना देंगे। इसके साथ भी ऐसे आपने शो करना है। दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क देम। ठीक है जी। अगर ये लोडिंग होती कुछ यानी अब आप बिल्कुल इसी तरह से इसको कर सकते हैं जिस तरह से आपको मैंने दिखाया। यानी आप थिंक ऑफ देम एज टू सिंपली सपोर्टेड बीम, दे आर एक्चुअली टू सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग वन कॉमन सपोर्ट। तो वो कॉमन सपोर्ट दो रिएक्शंस दे रहा है, दो तरह के बीम्स को, लेफ्ट वाली बीम को भी सपोर्ट कर रहा है, राइट वाली बीम को भी सपोर्ट कर रहा है। तो वो टोटल रिएक्शन कितना डेवलप कर रहा है, जब उसको आपने शो करना होगा तो आप सम अप कर सकते हैं उसको। ठीक है, ओके।
Now we move to the next example, 3.4. ये वाली एग्जांपल मैं आपको सिंपली बुक में स्किम करवा देता हूँ, स्किम से मराद है कि जस्ट हम इसको इधर ही गो थ्रू कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद दिस. हाउ अबाउट दिस वन? इसमें ये बीम मुझे बताएं कि ये बीम डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है? इनडिटर्मिनेट होगा सर जी. सॉरी, दो इनडिटर्मिनेट सर. और ये इनडिटर्मिनेट. 3. यस सर. अच्छा, हाउ में व्हाट डिग्री इंडिटर्मिनेट, कितने डिग्री इंडिटर्मिनेट? सर 1 डिग्री. 1. वो कैसे आपने कैलकुलेट किया? सर जो फॉर्मूला है r-3 -n, कितने आर्स हैं? इसमें r = 5 आ जाएगा. 5. कौन कौन से? यहाँ पे एक हो गया, कि यहाँ पे कितने? सर e पे 2 आ जाएंगे ना. यहाँ पे 2 है, ठीक है. यहाँ पे यहाँ पे भी 2 हैं. और यहाँ पे 1. ओके. और अच्छा, मैं इसको डालता हूँ वहाँ पे अपनी वन नोट के ऊपर. अच्छा, अगर तो ये पर्टिकुलर बीम जो है इस सिचुएशन में, लेट मी शो दोस, या बेहतर है कि ये लेट्स मैं इसे शो कर देता हूँ. जब आप समेशन fx = 0 लिखेंगे तो आप लेट्स से राइट वर्ड पॉजिटिव लेते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? इस पर्टिकुलर केस में हमें पता है कि ये जो आर एच ए है और आर एच ई है, लेट मी शो, आर एच ए प्लस आर एच ई = 0. हमें ये पता है इनका सम 0 है, और हमें ये भी पता है कि कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. इसका मतलब है कि दे आर इंडिविजुअली आल्सो इक्वल टू 0. ये मोबिलाइज ही नहीं होंगी. ठीक है. अगर कोई लेट्स से यहाँ पे एक एक्सटर्नल, यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा होता तो फिर हमें ये 1 डिग्री इनडिटर्मिनेट हम इसको कह सकते हैं. लेकिन आमतौर पे चूंकि बीम्स पे हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा होता तो ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी पर्टिकुलर सिचुएशन से मुराद के एब्सेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से हमें पता है कि ये दोनों 0 होंगी, मोबिलाइज नहीं होंगी. यानी इनके अंदर एबिलिटी है टू प्रिवेंट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, बट वो एबिलिटी कब मोबिलाइज होगी, कब सेंसिटाइज होगी? जब कोई लोड आएगा उनको हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करने की कोशिश करने के लिए ना. जब वो कोई लोड ही नहीं लगेगा तो जाहिर है ये डिस्प्लेसमेंट्स, ये रिएक्शन 0 रहेंगे. सो अब इसका मतलब ये है कि हमें एक ही इक्वेशन से ये दोनों बातें पता चल गई हैं. सो विद दीज गॉन and with one equilibrium condition gone, we have 3 या आप इसको बल्कि आई एम सॉरी, इसको ऐसे ट्रीट करने के बजाय आप इस तरह ट्रीट कर लें, क्योंकि हिंज आपके पास मौजूद है ना, हिंज, दिस हिंज. सो यू कैन ड्रॉ द सेगमेंट individually, draw the left segment individually and then draw the right segment separately. ठीक है. ये ऊपर से यूडीएल लग रहा है 30 kN/m का, और यहाँ पे ये यूडीएल यहाँ तक आ रहा है.
30 किलो न्यूटन पर मीटर का, और इसके अलावा यहाँ पे 60 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। अब हम रिएक्शन शो कर देते हैं। तो एक रिएक्शन तो यहाँ पे ये लगेगा, एक ये लगेगा, एक ये जो हिंज है ये बी वाली लोकेशन है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये भी बी, और यहाँ पे एक रिएक्शन सी होगा, आर सी, और ये आर ई, ठीक है। आप इसको बेशक आर वी ई कह दें ऐसे, और इसको आप आर एच ई कह दें। अच्छा, ये इनको मैं बाद में शो करता हूँ। लेट्स फोकस ऑन दिस लेफ्ट सेगमेंट फर्स्ट। ये हमारे पास है आर वी ए और आर एच ए, और यहाँ पे हमारे पास दो तरह की फोर्सेस पोटेंशियली डेवलप हो सकती हैं। एक अपवर्ड, जिसको हम लेट्स से वी बी कह सकते हैं, और एक ये फोर्स डेवलप हो सकती है जिसको हम एच बी कह सकते हैं। नाउ सिंस देयर इज नो हॉरिजॉन्टल लोड ऑन दिस, इट मीन्स बोथ ऑफ दीज विल बी जीरो, ठीक है। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व फॉर आर वी ए एंड वी बी। दो वर्टिकल डायरेक्शंस हैं, आप लेट्स से समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए ले लें, और यू विल बी एबल टू फाइंड वी बी। सिमिलरली विल बी एबल टू फाइंड आर वी ए, ठीक है। So you will see that VB is equal to 75 kilonewton upward on segment AB. Similarly, RVA equal to 75 kilonewton upward. इसके साथ आप ऑन किसी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल डायरेक्शन है, ये इसकी एक ही वैल्यू रहेगी। लेकिन ये जो है इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स में हमें ये बताना पड़ेगा कि ये अपवर्ड किस सेगमेंट के ऊपर है, क्योंकि दूसरे सेगमेंट के ऊपर ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब आपको वी बी के बारे में पता चल गया कि 75 किलो न्यूटन है, और अपवर्ड ऑन सेगमेंट ए बी, सो इट मस्ट बी डाउनवर्ड ऑन द अदर सेगमेंट विद द सेम मैग्नीट्यूड, और ये दूसरा चूंकि ज़ीरो था लिहाजा इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। अब आप इस सेगमेंट को इंडिविजुअली देख रहे हैं, this must be zero because there is no such load in this direction, so this is zero. अब आपके पास ये दो अननोन्स हैं, आप इजीली इनको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। you can find that RBE is equal to 70 kilonewton, और ये आपको डाउनवर्ड आंसर मिलेगा, और RC equal to 325 kilonewton upward, ठीक है। आफ्टर सब अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये डाउनवर्ड बन जाती है, आंसर इसका -70 निकलेगा। सो जब इंटरनल हिंज हो तो आप इसको अलग अलग से ट्रीट करेंगे। अगेन हमने ये वाली कंडीशन जो मैं ऊपर बात कर रहा था कि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल लोड द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल नॉट बी मोबिलाइज्ड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस विल नॉट बी मोबिलाइज्ड, तो उनको हमने यहाँ पे इंडिविजुअल हर सेगमेंट के अंदर भी तो उनको यूज़ किया है ना। सो ये डिटर्मिनेट बीम है, ठीक हो गया। बस पूरी बीम में एक हिंज, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का होना जरूरी है। ये रोलर भी होता तब भी यही सोल्यूशन निकलना था, या मसलन ये वाला जो है ये खाली, लेकिन ये नहीं हम कर सकते कि सारों को रोलर बना दें। कोई एक हिंज हमें, ये नहीं, कोई एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देने वाला होना चाहिए, जस्ट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। Okay, so this was 3.4, and I think now let's look at the another problem. 3.5। अब इसकी आप क्या समझते हैं कि ये डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है? What about this beam?
ये बताएं, हाउ मेनी आवर्स आर देयर? सर 5 है। R are 5. And how many number of internal hinges? 2 2. So R minus 3 minus 2. 5 minus 3 minus 2. 0. Degree of static indeterminacy equal to 0. It means it is determinate. अब proceed कैसे करेंगे? How should we proceed? तीन सेगमेंट्स बनेंगे बीम के, ए बी एफ, यानी सॉरी ए बी ई ये वाला सेगमेंट, ई एफ दरम्यान वाला सेगमेंट, और एफ सी डी ये तीसरा सेगमेंट। ये 3 सेगमेंट बनेंगे, तीनों के अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम्स होंगी। ठीक है, तो पहला सेगमेंट कौन सा आपके ख्याल में लेना चाहिए हमें? मेरे ख्याल से तो इस ई एफ को अगर पहले लिया जाए, तो अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दें, तो आप यहाँ की जो फोर्सेस होंगी, आप इसको जो भी नाम देना चाहें, लेट्स से वी ई कह दें, और यहाँ पर जो वी एफ होगी, क्योंकि ये दो फोर्सेस तो ज़ीरो होंगी ना, बिकॉज देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाइड, सो ये ज़ीरो होंगी। तो आप इनको फाइंड कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, p/2 और p/2। एग्री? जी सर। अब उसके बाद जब आप ये लेफ्ट साइड की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे इसकी, तो आपके पास ये वाली फोर्स नॉन होगी यहाँ पे जो एक्ट करेगी p/2 वाली। ये 3 अननोन्स होंगे, या आप समझ लेंगे ये भी ज़ीरो ही होगा। तो ये दो आप इजीली वर्कआउट कर सकते हैं, आर ए एंड आर बी। ठीक है, इसी तरह जब आप इस साइड पे आएंगे, तो अगेन आपको ये वाली फोर्स पता होगी p/2, और बाकी आपको ये दो फोर्सेस आपको वर्कआउट करनी होंगी, एंड देन ये आप इजीली वर्कआउट कर सकते हैं, आर सी एंड आर बी। ठीक है जी, क्लियर? यस सर। ओके, इसके बाद लास्ट एग्जांपल फ्रैक्शंस की है 3.6। सो इस प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है? दिस इज अ हॉरिजॉन्टल बीम एंड इट इज सपोर्टिंग अ वर्टिकल साइन। जैसे रोड पे साइंस लगे होते हैं ना, जहाँ लिखा होता है कि जी फलाना इस फलानी जगह जाना है तो इस डायरेक्शन में जाएं, या फलानी जगह के लिए इतने किलोमीटर्स रह गए। तो अब यहाँ पे किसी वजह से हो सकता है यहाँ पे कोई जो यहाँ पे कोई नाला है या कोई और चीज़ है जिस वजह से आप यहाँ पे उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, वरना तो हम इस साइन के नीचे एक वो बना लेते ना, कंक्रीट की फुटिंग बना के, तो उसी को ऊपर सपोर्ट कर लेते। लेकिन फॉर वॉट एवर रीज़न वी आर नॉट एबल टू सपोर्ट इट ओवर हेयर, एंड वी नीड टू ट्रांसफ़र द लोड टू सम अदर पॉइंट्स ए एंड सी। सो अब ये थ्रू दिस हॉरिजॉन्टल बीम जो है, ये लोड इसका ट्रांसफ़र होगा इस वर्टिकल साइन का। ठीक है, तो वो साइन का यहाँ से एक डंडा होता है, फिर ऊपर आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा होता है ना, जिसके ऊपर लिखा होता है कुछ चीज़ों को। तो वो उस बोर्ड के ऊपर विंड का प्रेशर लोड लगेगा, और प्लस उसका अपना एक सेल्फ वेट होगा। ठीक है, नाउ द स्ट्रक्चर डिफाइंड इन दिस फिगर, मेंबर BED is rigidly attached to the beam ABC। rigidly attached का मतलब
इस ये सारी तरह के फोर्सेस को ट्रांसफर कर सकता है। क्या मतलब इसका, अगर आप इस इसके ऊपर इस तरह से, यानी BED के ऊपर अगर इधर से कोई लोड लगता है तो वो लोड इस बीम को, ये लोड ये कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा इसको, यानी इस डायरेक्शन, यानी इस बीम के अंदर अगर आप इसको इधर से लोड लगाएंगे तो ये बीम के ऊपर भी इस तरह का लोड लगेगा, यानी बीम को ये लोड कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा। और प्लस आप इसके ऊपर यहाँ से लोड लगा रहे हैं तो ज़ाहिर है आप कोई मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं ना अबाउट दिस पॉइंट, तो ये मोमेंट कंप्लीटली बीम को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे हिंज लगाओ ना तो फिर हिंज की वजह से आप ये लोड लगाएं तो ये ऐसे रोटेट होके गिर जाए और ये लोड ट्रांसफर ना कर सके। लेकिन रिजिडली अटैच, ये जो आपको दो कनेक्शन नजर आ रहे हैं ना एंगल के थ्रू, दो एंगल्स के थ्रू कनेक्ट किया गया है, इनको प्रॉबेबली वेल्ड किया गया है, तो आप इन वेल्डेड कनेक्शन की वजह से आपने इसको रिजिडली अटैच कर दिया तो अब ये सारी फोर्सेस को ट्रांसफर कर सकेगा। Now member FG is simply supported on member BED. ये FG मेंबर है और ये सिंपली सपोर्टेड है ऑन दिस, ये जो पोल आपको डंडा जो नजर आ रहा है BE जिसको BED कहा गया है, ये वाला मेंबर। ठीक है, so let me show you how many members do we have in this case, ताकि आप इनको क्लियरली देख सकें। एक ये मेंबर है, ये डंडा है समझ लें के, और दूसरा यहाँ पे एक मेंबर है। ठीक है, और तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पे ये बीम है। अब हो क्या रहा है कि ये लोड दरअसल लग रहा है इस रेड वाले FG के ऊपर, विंड का प्रेशर P लग रहा है, विंड का कोई प्रेशर है हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म जिसको हमने P से रिप्रेजेंट कर दिया है, और इस रेड वाले जो हमारा एलिमेंट है, जो बोर्ड है, वो उसकी हाइट है h/2 और ये हाइट है 2h। ठीक है, यानी B से लेके E तक या B से लेके G तक। अच्छा, और ये स्पैन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये दरमियान में लगाया गया है, L/2 इस तरफ है, L/2 इस तरफ है ना। अब ये बेसिकली हाईवे साइन का एक आइडियलाइजेशन की गई है। ठीक है, आपने रिएक्शंस फाइंड करने हैं, क्या मतलब, ये वाले रिएक्शंस आपको चाहिए, ये रिएक्शन कितना होगा, ये रिएक्शन कितना होगा और ये रिएक्शन कितना होगा। अब इस केस में हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड लग रहा है, इसका मतलब ये कि ये वाला रिएक्शन भी मोबिलाइज होगा। नाउ लेट्स सी, बिफोर वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग लोड ऑन दिस बीम, फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व दिस रेड बीम। ठीक है, इसका अगर ये P लोड लग रहा है, ठीक है, आप इस P लोड को इन टर्म्स ऑफ किलोन्यूटन पर मीटर या पाउंड पर फुट इस तरह से ले लें। ठीक है, अगर हम वैसे तो ये प्रेशर के यूनिट्स में होगा, लेकिन अगर हम इनटू द स्क्रीन एक यूनिट डायमेंशन कंसिडर कर देंगे तो ये इसकी ये वही बन जाएगा, किलोन्यूटन पर मीटर के फॉर्म में बन जाएगा, यूनिट यानी लाइन लोड की फॉर्म में बन जाएगा, UDL जिसको आप बोलते हैं। तो इसके लिए अब आप रिएक्शंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। Ctrl+C मैंने क्लियर कर दिया, इसी को मैं कॉपी कर दिया। ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है इस रेड सेगमेंट की। इस रेड सेगमेंट के ऊपर यहाँ से वो प्रेशर लग रहा है P, और इसकी जो डायमेंशन है ये डायमेंशन ये h/2 है। तो यहाँ पे इसको जो रिएक्शंस मिलेंगे, एक ये वाला रिएक्शन और एक ये वाला रिएक्शन, ये कितने कितने होंगे, ये भी अच्छा ये टोटल फोर्स P की वजह से इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पे P मल्टीप्लाइड बाय h/2। एग्री? तो उसका हाफ इस तरफ जाएगा और हाफ इस तरफ जाएगा। सो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा PH
बाय 4 और ये वाला रिएक्शन भी हो जाएगा PH बाय 4। अब ये लोड्स अब जब हम इस मेंबर को शो करेंगे, ये जो आपको BED मेंबर नजर आ रहा है ब्लू में, इस मेंबर की फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी, ये वाली और ये फोर्सेस, एक यहाँ पे PH बाय 4 और एक यहाँ पे PH बाय 4। ठीक है, बाकी डिस्टेंसेस आप शो कर लें यहाँ पे। ये है H बाई 2 और ये है 2H। अब इसको जो सपोर्ट मिल रही है, अच्छा सॉरी, एक चीज़ हमसे मिस हो गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हमने ये जो रेड कंपोनेंट है, इसके ऊपर एक तो विंड लोड लग रहा है, दूसरा इसका अपना सेल्फ वेट है। उस सेल्फ वेट को हमें इग्नोर करने की इजाज़त नहीं दी गई है, वी हैव टू कंसिडर दैट सेल्फ वेट। ठीक है, तो वो सेल्फ वेट भी हमने शो करना था। आई एम सॉरी फॉर मिसिंग इट। लेट मी शो दैट सेल्फ वेट ओवर हेयर। मैं इसको नीचे शो कर लेता हूँ। वैसे तो ये एक्टिंग थ्रू द सेंटर यहाँ पे मुझे शो करना था, लेकिन जगह कम है, मैं इसको यहीं पे शो कर नीचे शो कर रहा हूँ। वैसे तो बात एक ही बनेगी इस केस में, W से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको एक हिंज सपोर्ट नज़र आ रही है, इस हिंज सपोर्ट ने वर्टिकल रिएक्शन तो ये PH बाई 4 डेवलप करना है। इसके अलावा ये एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप करेगा in this direction equal to W। ठीक है, एग्री? सो जब हम यहाँ पे फोर्स ट्रांसफर कर रहे हैं ये, तो ये PH बाय 4 हॉरिजॉन्टल और W लोड वर्टिकल, ये लगेंगे इसके ऊपर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अच्छा ये इसमें हमें चूंकि सिंपल था तो विदाउट इवन हैविंग टू राइट इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अगर ये W लोड लगेगा तो ये अप लोड भी अपवर्ड W ही लगेगा एज अ रिएक्शन, और ये इसको सॉल्व करना बड़े इजी था, इसलिए हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखे बगैर भी हम इसको कर सकते थे। अगर आपको मसला हो रहा हो तो आप इसको इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, नाउ वी आर बैक टू दिस मेंबर BED, और अब इसके ऊपर इसको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है? अच्छा, या तो आप इसको सर B पॉइंट से, इसको एक तरीका ये है कि आप इसको अलग से कर लें, जैसे आपको इस तरह नजर आ रहा है। B पॉइंट से ये फिक्स कनेक्टेड है B पॉइंट से, तो एक तो यहाँ पे लगेगा ये सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन में ये W टू कैंसल दिस, आई मीन टू इक्विलिब्रेट दिस। ठीक है, अब मैं रिएक्शंस फाइंड कर रहा हूँ बेसिकली, और प्लस क्या लगेगा, एक यहाँ पे इस तरह का रिएक्शन डेवलप होना है ना, और एक इस तरह का मोमेंट डेवलप होना है, मोमेंट रिएक्शन। तो इसको तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते थे विदाउट इवन सेटिंग अप द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको सॉल्व करने के लिए पहले अब मोमेंट, बल्कि ये भी क्लियर है कि ये इस बराबर होगा PH बाय 4 प्लस PH बाय 4 के, विच मेक्स PH बाय 2, और प्लस जो मोमेंट आप यहाँ पे डेवलप होगा, मोमेंट जो अप्लाई होगा वो किसके बराबर होगा, PH बाय 4 यानी ये वाले फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इसका लीवर आर्म 2H प्लस PH बाई 4 मल्टीप्लाइड बाय इस वाले का लीवर आर्म 2.5H बनेगा। सो ये बन जाएगा PH बाई 4 मल्टीप्लाइड बाय, आप इसको PH बाई 4 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 5.5H। ठीक है, या आप इसको 5.5 बाई 4 टाइम्स PH स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, फाइन। और 5.5 को अगर आप सॉल्व 5.5 बाई 4 को अगर आप लिखें तो ये बनेगा 1.375। सर जी, ये 5.5 कैसे होगा?
सॉरी, सर 2 into 2.5 5 नहीं बनेगा? 4.5 मैंने बेसिकली ये किया है 2ph by 4 कॉमन 2h plus 2.5h, एग्री? जी सर। यस सर। और इसकी जगह फिर मैंने 5.5h लिख दिया। 4.5 है सर, 4.5 ओके सर, 4.5 है। ओके, मतलब 2 you're प्लस right, I'm sorry, 4.5h, I'm sorry. So 4.5h divided by 4 makes 4.5 divided by 4 makes 1.125. Okay, you're right, 1.125 pH square. ठीक हो गया? क्लियर यहाँ तक? ये जी सर। वैल्यू है, ये इस मोमेंट की वैल्यू है 1.125 pH square. ना अब ये फोर्सेस ट्रांसफर होंगी टू द बीम। अब हम बीम की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, कंट्रोल सी, और इस बीम के ऊपर ये फोर्सेस शो कर, बीम पे और कोई फोर्स नहीं लग रही है, सिर्फ वही फोर्सेस लग रही हैं जो उसको ऊपर से ट्रांसफर हो रही हैं फ्रॉम द ब्लू सेगमेंट, ठीक है? तो हमने इन फोर्सेस को अब शो करना है। ये W एक्टिंग अपवर्ड था, तो यहाँ पे ये एक्टिंग डाउनवर्ड, और ये pH/2 एक्टिंग राइटवर्ड है इसके ऊपर, ये यहाँ पे लेफ्टवर्ड हो जाएगा, और प्लस एक मोमेंट रह गया, ये मोमेंट इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अगर मैं इसको ऐसे शो कर सकूँ, ठीक है? एंड मैं इसका कलर चलें तो डिफरेंट रख लेता हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें। इसकी वैल्यू है 1.125 pH स्क्वायर। अब हमने बीम के रिएक्शंस शो करने हैं ए और सी के ऊपर। ए के ऊपर हिंज सपोर्ट है, तो हमारे पास दो रिएक्शंस होंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ। आर बी ए और आर एच ए, ठीक हो गया? और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आर सी होगा, सी नाम है इसका जी, सी। और ये लोड हमारा बीच में लग रहा है एट L/2, ठीक है? ये L/2 है और ये भी L/2। Okay, now we can apply equilibrium conditions, starting with summation m about a equal to 0, ठीक हो गया? So let's treat maybe this direction positive. So now you can see RC will have moment minus RC times L, ठीक हो गया? What next? W का मोमेंट कितना होगा? W L/2 with पॉजिटिव साइन, और एक ये 1.125 pH स्क्वायर का मोमेंट है अपोजिट सेंस में, और pH/2 इज, मैंने शो थोड़ा ऊपर किया है बट वी कैन कंसिडर इट पासिंग थ्रू ए, ठीक है? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो ये थोड़ा सा ऊपर लगेगा, और जितनी इसकी डेप्थ है बीम की, हाफ ऑफ बीम डेप्थ के बराबर इसका लीवर आर्म बनेगा, बट दैट इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू द स्पैन ऑफ द बीम, सो वी आर नेग्लेक्टिंग दैट। व्हाट एल्स? दैट्स इट, क्योंकि ये दोनों तो पास करेंगी थ्रू ए इक्वल टू 0, सो नाउ यू कैन सी दैट RC into L would be equal to simply this WL/2 minus 1.125 pH square. So RC can be written as W/2, अगर आप L दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, minus 1.125 pH square by L. So this is the direction RC, ठीक है? और नेक्स्ट, once RC is known, you can
set up summation fy equal to 0, taking upward positive. Okay, so RVA minus W plus RC equal to 0. So RVA is equal to RC minus W, which is W by 2 minus 1.125 PH square over L minus W. ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है RC की फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है. सो नेक्स्ट W minus W by 2 minus W will become minus W by 2 minus 1.125 PH square over L, ठीक है. Is this fine? कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने? Yes, sir. All right. So okay. सर जी यहाँ पर W माइनस RC नहीं आएगा. Sorry. RVA में W माइनस RC नहीं आएगा सर. Let me see. RVA में ये RVA अपवर्ड है और RC जो है ये भी अपवर्ड है और W नीचे है. जी जी सर. So जब इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे. हाँ, इसको दूसरी साइड पे ले गए हैं मैं. ये भी पॉजिटिव. अच्छा ओके, सॉरी, यहाँ मैंने साइंस को चेंज सही नहीं किया. दिस विल बिकम W माइनस. Yes, sir. This is what the mistake was. You're Yes, sir. so ये ऐसे हो जाएगा W माइनस RC, या RC की वैल्यू आ गई. ठीक हो गई. So now this becomes W minus Yes, sir. by 2 plus 1.12 P square over L. Okay, that's right. Thank you very much. So this becomes W by 2 1.125 P square over L. This is RVA. Or you can call it RAY, whatever you like. ठीक है सब. अभी तक हम इसको कहते आ रहे हैं, जो भी आप नाम देना चाहें. बुक में AY कहा गया है. So now what about RHX? Sorry. It is going to be simply equal to this horizontal load PH by 2. ऐसे ही है, और तो कोई horizontal load नहीं है ना. अच्छा, ये तो upward ही होगा for this case, the PH by 2. Okay, so that's right. और ये rightward बनेगा. Yes, rightward. So ये आपके पास रिएक्शन आ गया इसका भी. Now if you just look at these results, अब फाइनल आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके इसको शो भी कर लेंगे. अच्छा, ये जो RC है जिसको हमने वर्टिकल रिएक्शन एट C कैलकुलेट किया यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू क्या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? इट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेट ऑफ द साइन बोर्ड एंड PH एंड L. ठीक है, अगर वेट ऑफ द साइन बोर्ड ज़्यादा होगा तो RC यानी बड़ा होगा, हैवी साइन बोर्ड होगा तो RC डाउनवर्ड अपवर्ड एक्ट करेगा. अगर ये बोर्ड बहुत हैवी होगा तो ये RC डाउनवर्ड. लेकिन अगर ये बोर्ड हल्का हो जाए और विंड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, या ये जो इसकी हाइट है विंड जिसके ऊपर प्रेशर ने लगना है, क्योंकि प्रेशर तो इसके ऊपर लगे ना बोर्ड के, ये तो एक छोटा सा डंडा है, इसके ऊपर तो एक नेग्लिजिबल प्रेशर होगा. तो इसके जिसका अच्छा खासा एरिया होगा जिस पे लिखाई शिकाई होगी,
अगर उसकी हाइट आप बढ़ाएंगे, ठीक है, विड्थ की बात नहीं हो रही, अगर आप हाइट उसकी ज़्यादा कर देंगे या ये प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो उन दोनों सूरतों में ये जो रिएक्शन है ये अपवर्ड होने के बजाय ये डाउनवर्ड हो सकता है। यानी ये आप समझ लें कि जो विंड प्रेशर है ये इस चीज़ को, ये जो ब्लू, इस पूरे चीज़ को ये विंड प्रेशर ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यानी इस साइड को वो ऐसे दबा रहा है विंड प्रेशर, और इस साइड को ऐसे उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अगर विंड प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे अपवर्ड लिफ्टिंग की टेंडेंसी होगी, जिसको रोकने के लिए ये रिएक्शन डाउनवर्ड प्रोड्यूस होना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो विंड प्रेशर हमने इस वक्त इस डायरेक्शन में एक्टिंग शो किया है, ये किसी और टाइम पे इस डायरेक्शन में भी एक्ट कर सकता है। तो जो डायरेक्शंस आपकी इस वक्त बन रही, यानी जो आपको सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है, वो कम्प्लीटली रिवर्स हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ वन प्रॉपर्टी ऑफ विंड लोड। मैं जस्ट ये चाह रहा था कि हम थोड़ा सा ये देख लें कि एक रियलिस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर रिएक्शंस कैसे हम स्टेप बाय स्टेप फाइंड करते हैं, ठीक है। हमने लोड पाथ देख लिया। बेसिकली लोड पाथ हमने कैसे देखा, हमने पहले जहाँ एग्जैक्टली लोड लग रहा था, पहले उस मेंबर के रिएक्शंस फाइंड करने थे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि बीम के रिएक्शन से स्टार्ट करके फिर ऊपर जाना शुरू हो जाए। जहाँ लोड लग रहा होता है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, उसके रिएक्शंस निकालते हैं, और फिर वो रिएक्शंस वही रिएक्शंस दूसरे मेंबर के लिए लोड बन जाते हैं, जैसे आपने ये ब्लू मेंबर देखा, ठीक है। और फिर इसके रिएक्शंस निकलने के बाद यही रिएक्शंस इस मेंबर के लिए वो लोडिंग बन गई। ये है जनरल फिलॉसफी हमारी लोड ट्रेसिंग को फाइंड करने के लिए। यानी अगर हमें कोई एक बिल्डिंग गिवन होगी जिसको हमें जिसका एनालिसिस करना होगा, मल्टी स्टोरी लेट से बिल्डिंग है, तो अब इस बिल्डिंग के अंदर हमारा जो एनालिसिस है ये टॉप स्टोरी से स्टार्ट होगा। मसलन अगर ये जो रूफ है, लोड्स लग रहे हैं, ये हम पहले फाइंड करेंगे कि ये इसको जो रिएक्शंस मिलेंगे वो रिएक्शंस फाइंड करेंगे, फिर वो रिएक्शंस एज अ लोड एक्ट करेंगे ऑन द डाउनवर्ड मेंबर, फिर फर्दर हम डाउन आते जाएंगे अनटिल वी रीच दिस फाइनल के यहाँ पे कितने रिएक्शंस डेवलप होंगे फ्रॉम पोटेंशियली जो भी रिएक्शंस डेवलप हो सकते हैं। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे, मुझे पता है यार थोड़ा सा। तो आप ये कहना चाह रहे 11 बज गए, यही कहना था ना, यही कहना जी सर। वो हमारा सर उस्मान नंबर का लेक्चर है 11 तो कम से कम बजने दिया करो सर। 2 मिनट रह गए हैं। हाँ तो 2 मिनट तो चुप कर जाओ। ओके सर। ओके सो वी आर डन विद दिस। मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूँगा इसकी रिएक्शंस फाइंड करने की, एंड आई वांट यू टू वर्क ऑन दोस प्रॉब्लम्स। एक हमें एक लेक्चर लेना है, एक मेकअप लेक्चर लेना है, बिकॉज वी हैव मिस्ड अ फ्यू वीक्स ऑफ लेक्चर इन फैक्ट। सो इसको अवॉइड करें ताकि ये ना हो कि आप बिल्कुल आखिरी वीक में फिर बहुत ज़्यादा आपके पास लोड आए। तो अभी 1 महीना है आपके पास, तो मैं CR आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। प्लीज़ सजेस्ट सम टाइम फॉर दी मेकअप लेक्चर, ठीक है। ओके सर। ये मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर। 06 से मैं स्टार्ट हो गया हूँ अप टू 15 ऑफ 2020, और देन अब्दुर्रहमान से मोहम्मद उस्मान रज़ा तक, और फिर उसके बाद रिजवान अली से ज़ैन अली तक। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। अल्लाह हाफ़िज़।